अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में हमने पिछले जो केस था उसमें हमने केस 1 समझा था, यानी कि जब हमारे पास ग्रुप और साइज़ गिवन होते हैं दोनों। आज के केस में आज हमने केस 2 समझना है। केस 2 में हमें जस्ट साइज़ गिवन होगा, साइज़ ओनली साइज़ गिवन होगा। कैसे लिखा होगा? कैलकुलेट द अबव अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप ऑफ साइज़ 5। साइज़ कितना दिया हुआ है? 5 का। तो हमें जब सिर्फ साइज़ दिया हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, केस 1 में ग्रुप और साइज़ दोनों गिवन थे। लिखा होता था कैलकुलेट द अबव अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप ऑफ साइज़ 2 to 5, 7 to 11 यानी 6 to 9 जो भी था, यानी हमें ग्रुपिंग दी हुई थी। लेकिन इसमें हमें ग्रुपिंग नहीं दी हुई, इसमें हमें जस्ट साइज़ गिवन है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमसे कुछ एडिशनल कॉलम्स भी पूछे जाते हैं। एडिशनल कॉलम जैसे मिड पॉइंट हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, मोर देन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आज हम केस 2 के साथ बाकी कॉलम्स भी समझेंगे। क्लियर? अब देखें, हमें साइज़ गिवन है तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले इस टेबल में आप लोग मिनिमम वैल्यू देखेंगे। मिनिमम वैल्यू इस टेबल में हमारे पास क्या है? 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 15 है, तो मैंने यहाँ 15 लिख लिया। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और एंडिंग पॉइंट 15 है, यानी कि 2 से स्टार्ट हुआ है और 15 पे आके ख़त्म हुआ है। इसके अलावा और कोई बड़ी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है बेटा? देखें, हमारे पास ग्रुप हमने पहले बनाना है। ग्रुप बनाएंगे तो आगे जाके सॉल्व कर पाएंगे ना। तो आप लोग मिनिमम वैल्यू 2 यहाँ पर लिख लेंगे। 2 लिख लिया। साइज़ हमारे पास कितना गिवन है? 5 का। 2 को साथ में काउंट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 5 का गैप है तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर बेटा 7 लिखा। 7 को साथ में काउंट करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर 11 लिख लेंगे। फिर बेटा 12 लिखा। 12, 13, 14, 15, 16 पे आकर मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस ग्रुप में ये मैक्सिमम वैल्यू कवर हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि आप लोग काउंट करें और 15 ही यहाँ पर लिख लें कि आगे वाली वैल्यू तो बड़ी, वो हम काउंट करेंगे नहीं। आप लोगों ने ग्रुप में बिल्कुल सेम साइज़ रखना है, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने बेटा सेम साइज़ के मुताबिक 16 तक आ गए, तो 16 जो मैक्सिमम वैल्यू इस ग्रुप में कवर हो रही है, तो यहीं पर आके हम रुक गए। बाकी ग्रुप्स बनाना हमारे लिए फजूल है क्योंकि उसकी कोई मानी नहीं हमारे पास। अब हमने क्या करें? टैली बार। मैंने कल भी आप लोगों को टैली बार के बारे में समझाया था, तो आज ज़रा स्पीड से कर ले ताकि बाकी कॉलम्स में आप लोग साथ साथ में समझा पाऊँ। तो देखें, हमारे पास पहला 4 कौन से ग्रुप में आ रहा है? फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट। 6 भी फर्स्ट में आ रहा है। 8 सेकंड ग्रुप में, 10 भी सेकंड ग्रुप में, 9 भी सेकंड ग्रुप में, 4 हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 3 भी फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 2 क्रॉस टैली कर लिया, 11 सेकंड ग्रुप में, 10 सेकंड ग्रुप में, 5 फर्स्ट ग्रुप में, 15 जो है वो लास्ट ग्रुप में, 14 भी लास्ट, 13 भी लास्ट, 4 फर्स्ट ग्रुप में, 9 जो है सेकंड ग्रुप, 8 भी सेकंड ग्रुप, 7 भी सेकंड ग्रुप, 6 फर्स्ट ग्रुप, 5 भी फर्स्ट ग्रुप। तो बेटा ये हमारे पास टैली बार बन गया। टैली में हमने क्या किया? टैली बार में जो जिस ग्रुप का डिजिट था उसको यहाँ पर आगे पुट कर दिया, जो जिस ग्रुप में आ रहा था। ये कंप्लीट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब बेटा कल भी मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद है। अब हमने बतानी कौन कौन से ग्रुप में कितनी कितनी तादाद है। पहले ग्रुप में कितनी तादाद है? टोटल 9 हो गए। दूसरे ग्रुप में 8 है और तीसरे ग्रुप में बेटा 3 है। सम किया तो बेटा 20 आ गया हमारे पास। ये हमने अनग्रुप को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ग्रुप डेटा में। क्लियर? अब हमने ये बताना है कि मिड पॉइंट। अब हमारे पास मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगा? अब देखिए, हमारे पास ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, हमने इसकी मिड वैल्यू बतानी है, इसलिए हमने मिड पॉइंट का कॉलम बनाना है। तो आप लोग मिड वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हमारे पास पहले ये ग्रुप है, तो आप लोग इसी ग्रुप को लिख लेंगे 2 + 6। देखिए बेटा 2 वैल्यूज हैं तो 2 पे डिवाइड कर दिया। 2 + 6 8 हो गया, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। इसका मतलब इसकी मिड वैल्यू हमारे पास 4 है। देखिए, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि 2 यानी कि इसको 2 पे क्यों डिवाइड किया? देखिए बेटा 2 वैल्यूज है तो इसलिए 2 पे डिवाइड किया। अगर 4 यानी 4 वैल्यूज होते तो फिर 4 पे डिवाइड करते, 3 वैल्यूज होती तो 3 पे डिवाइड करते। तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उतने पे आप लोग उसको डिवाइड करेंगे।
अब नेक्स्ट ग्रुप का मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 और 11 को जमा करेंगे, 7 + 11 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास 9 आ गया। 7 11 18, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। फिर बेटा 12 4 16, 12 + 16 डिवाइड बाई 2, तो 28, 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी मिड वैल्यूज फाइंड हो गई। फर्स्ट ग्रुप की मिड वैल्यू क्या है, 4 है, दूसरे की 9 है और तीसरी का हमारे पास 14 है। मिड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमसे क्या मांगा है, मिड पॉइंट तो हम लोग फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट कॉलम हमसे मांगा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा कम्युलेटिव का मतलब है जमाशुदा, यानी हमारे पास ये जो तादाद जमा है, इस जमाशुदा तादाद को दोबारा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में जमा करेंगे। बेटा देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अकाउंट में स्पेशल जर्नल में सब्सिडरी लेजर्स किए थे। सब्सिडरी लेजर में क्या करते थे, साथ साथ में जमा करते थे सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, जस्ट रिकन्फर्म करने के लिए। 9 को बेटा एज इट इज उठा के यहाँ पर लिख लेंगे। 9 को मैंने वैसे ही लिख लिया, 9 + 8 17, 17 + 3 20। देखो बेटा 20 के बराबर आ गया। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में जमा करते हैं। 9 को एज इट इज यहाँ पर लिखा, 9 + 8 17 हो गया, 17 + 3 20 हो गया, 20 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट हमसे कॉलम मांगा क्लास बाउंड्रीज का। नेक्स्ट कॉलम बेटा क्लास बाउंड्रीज का है। अब हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो बेटा क्लास बाउंड्रीज हम लोग इसीलिए फाइंड करते हैं, हमारे पास बाउंड्रीज का जो गैप है वो ख़त्म करने के लिए बनाते हैं, यानी कि एक प्रॉपर कंटिन्यूस वे में लाने के लिए। अब अगर देखा जाए तो देखें 2 से लेके 6, 6 के बाद 7 आ रहा है, इसके बीच में 1 का गैप आ रहा है। फिर 7 से 11, 11 के बाद 12 आ रहा है, तो इसमें भी 1 का गैप है। तो ये जो 1 का गैप है, इसको ख़त्म करने के लिए प्रॉपर कंटिन्यूस वे में लाना है, यानी बीच में पॉइंट का भी गैप ना हो, यानी कि बिल्कुल पॉइंट के हिसाब से लेके चले तो बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास वैल्यूज चलती जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्रीज का गैप मुकम्मल करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक गैप कितना है, 1 का। तो बेटा मैंने 1 लिख लिया। डिजिट्स कितने हैं, 6 और 7 कितने डिजिट हुए, 2 डिजिट हुए ना। तो हम लोगों ने 1 को 2 पे डिवाइड कर दिया, क्या है हमारे पास 0.5 आ गया। 1 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 आ गया। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें गैप देखा, गैप कितना है 1 का, तो हमने 1 लिख लिया। डिजिट्स 2 हैं तो 2 पे डिवाइड किया, 0.5 आ गया। अब हमेशा याद रखें, लेफ्ट साइड हमारी माइनस है और राइट साइड हमारी प्लस है। तो बेटा लेफ्ट साइड पे ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, लेफ्ट साइड पे 0.5 को माइनस करते जाएंगे, राइट साइड पे 0.5 को जमा करते जाएंगे। तो मैं बताता हूँ क्यों करते, ठीक है, आंसर जब आएगा। देखिए 2 में से 0.5 निकाला, क्या आ गया 1.5। 7 में से 0.5 माइनस किया, क्या आ गया 6.5। 12 में से 0.5 माइनस किया, क्या आ गया 11.5। इनमें से हमने माइनस कर दिया 0.5, अब इसमें प्लस करेंगे। 6 में 0.5 जमा किया, क्या आ गया 6.5। 11 में जमा किया तो 11.5, 16 में जमा किया 16.5। अब देखिए बेटा यहाँ से लेके आता गैप कितने का था, 1 का गैप था। अब देखिए इसमें कोई गैप है, 6.5 के बाद 6.5 ही आ रहा है, 11.5 के बाद 11.5 ही आ रहा है, तो इसमें कोई गैप नहीं है। तो ये हमारे पास प्रॉपर कंटिन्यूस वे में है, तो इसको बेटा क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बेटा मोर देन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अब हमसे मोर देन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मांगी गई। अच्छा देखिए, आप लोगों से पेपर्स में इतने सारे कॉलम्स मांगे नहीं जाएंगे, आप लोगों को पेपर में 1 से 2 कॉलम्स दिए होंगे, इसके अलावा इतने ज़्यादा नहीं देते, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना था इसलिए कॉलम्स फाइंड कर रहा हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, मोर देन में क्या करेंगे, आप लोगों ने जो क्लास बाउंड्रीज बनाई है इसको 7 शेप में पुट करेंगे। 7 शेप में मैं बताता हूँ 7 शेप में क्यों लिखेंगे। पहले 1.5 लिखा, 6.5 लिखा, फिर 11.5 लिखा और लास्ट में 16.5 लिख लिया। देखिए बेटा 1.5 हमारे पास एक ही मरतबा, मैंने एक ही मरतबा लिखा। 6.5 2 मरतबा है तो मैंने एक ही मरतबा लिख लिया। 11.5 भी 2 मरतबा एक ही मरतबा लिख लिया और 16.5 एक ही मरतबा लिख लिया। इसलिए मैंने कहा कि 7 शेप में इसको पुट करें। 7 शेप से मुराद कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज एक एक मरतबा आ जाती हैं। ये नोट डाउन कर लिए। अब बेटा हमने ये बताना है कि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जमा शुदा जो तादाद है, तादाद जो हमने जमा की है, मोर देन यानी 1.5 से मोर वैल्यूज कितनी है, बड़ी वैल्यूज कितनी है। अब जरा यहाँ पर गौर से देखें 2 से पहले हमारे पास 1.5 आता, 2 से पहले आता है, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है कि 1.5 से बड़ी वैल्यूज कितनी है। तो मुझे ये बताएं 1.5 ये सारी की सारी वैल्यूज बड़ी हैं या छोटी हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज बड़ी है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है,
इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इन सब को सम करें कितना बनता है 20। तो इसका मतलब 1.5 से ये 20 की 20 वैल्यूज बड़ी हैं, तो हम लोग यहाँ इसके सामने 20 लिख लेंगे कि 1.5 से 20 वैल्यूज बड़ी है। अगर प्रॉपर और क्लियर करना है तो बेटा इस टेबल में देखें, इसमें कोई 1.5 से छोटी वैल्यू नहीं है, 1.5 से ये सारी की सारी वैल्यूज बड़ी हैं, तो इन सबको काउंट करें तो टोटल 20 बनती है, तो इसलिए हमने आगे 20 लिख लिया कि 1.5 से 20 वैल्यूज बड़ी है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं 6.5। अब यहाँ पर बता रहा है कि 6.5 से कितनी वैल्यूज बड़ी हैं। अब देखें 6 आ रहा है, फिर 6 के बाद यहाँ 6.5 आ रहा है, 7 से पहले आता है ना, तो 6.5 से ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं अगर देखे जाए तो 7 to 16। लेकिन बेटा ये वाली वैल्यूज इससे छोटी हैं। यहाँ पर बात कर रहा है कि 6.5 से बड़ी वैल्यूज कितनी हैं, तो 6.5 से ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं। इसकी रेंज में बेटा 8 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, टोटल कितने हुए 11। यहाँ पर 11 लिख लेंगे, यानी 9 को बीच में से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि 2 से लेके 6 की रेंज में टोटल 9 वैल्यूज आ रही है, तो 2 से लेके 6 की रेंज में जितने डिजिट आ रहे हैं तो हम यहाँ लिख रहे थे ना, तो 6.5 यानी 6.5 तो 6 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पर बताना है 6.5 से बड़ी वैल्यूज कितनी है, तो वो सारी हमारे पास ये हैं, तो इन सबको सम किया, हमारे पास 11 आ गया, 11 लिख लिया। इसके बाद बात कर रहे हैं 11.5। 11 पॉइंट देखिए बेटा 11 के बाद यहाँ 11.5 आ रहा है, 11.5 से सिर्फ ये वाली वैल्यूज बड़ी हैं। इसकी रेंज में बेटा टोटल कितनी वैल्यूज आ रहे हैं 3, यहाँ पर बेटा 3 लिख लिया। हमने बताया कि टोटल 3 वैल्यूज 11.5 से बड़ी हैं। अब लास्ट में बता रहे 16.5, अगर देखी जाए तो 16 के बाद आगे 16.5 आ रहा है, आगे आ रहा है इससे, उससे कोई बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है? कोई वैल्यू नहीं ना, तो यहाँ पर आप लोग 0 लिख लेंगे। ये था हमारे पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं लेस देन। लेस देन में भी वही काम करेंगे, क्लास बाउंड्रीज को 7 शेप में लिख लेंगे, 1.5, 6.5, 11.5 और 16.5। अब हमने लेस वैल्यूज बतानी है। कह रहे हैं कि 1.5 से लेस वैल्यूज कितनी है। देखें आप लोगों से जब भी मोर देन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मांगी जाए तो इसके लिए क्लास बाउंड्रीज का कॉलम मस्ट है। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे तो मोर देन लेस देन फाइंड होगी, क्लास बाउंड्रीज नहीं फाइंड करेंगे तो मोर देन लेस देन भी फाइंड नहीं हो सकती। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने बताना है कि 1.5 से लेस वैल्यूज कितनी है। देखिए 1.5 यहाँ पर आ रहा है, इससे कोई छोटी वैल्यू है? इस पूरे टेबल में देखिए 1.5 से कोई छोटी वैल्यू नहीं है, तो 0 है, यहाँ पर हमने 0 लिख लिया, कोई वैल्यू छोटी नहीं है, 0 लिख लिया। अब कह रहा है 11 में 6.5, सॉरी बेटा 6.5। अब कह रहा है कि 6.5 से कितनी वैल्यू छोटी हैं। अगर देखी जाए बेटा देखिए 6.5 यहाँ पर आ रहा है, तो 6.5 से ये वाली वैल्यू छोटी है बड़ी? ये छोटी है ना, इसकी रेंज में कितनी वैल्यूज आ रहे हैं 9, तो यहाँ पर आप लोग 9 लिख लेंगे कि 9 वैल्यूज छोटी हैं। फिर बात करें 11.5 यहाँ पर आ रहा है, इससे ये वाली वैल्यूज छोटी हैं 2 से लेके 11 तक, तो 9 और 8 कितने हुए? टोटल 17, यहाँ पर 17 लिख लिए। और लास्ट में कह रहे हैं 16.5 सबसे बड़ा है, तो इससे छोटी वैल्यूज कितनी है? इससे सारी की सारी वैल्यूज छोटी है ना, टोटल 20 की 20, तो हम लोग यहाँ पर 20 लिख लेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो केस 2 समझना था। केस 2 के साथ मैंने आप लोगों को बाकी कॉलम्स भी समझा दिए हैं, तो ये है कि आप लोगों को अब इन कॉलम्स में मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम केस 3 में मिलेंगे। तो केस 3 में मैं बताऊंगा कि जब हमें ग्रुप साइज कुछ भी ना गिवन हो तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।